गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वित्तीय संस्था में भारतीय मुद्रा बाजार के क्षेत्र। वित्तीय संस्था में राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, केवल वित्तीय संस्था नहीं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का जो अंग है भारतीय मुद्रा बाजार, तो उसके क्षेत्र। इससे पहले हम लोगों ने बात किया भारतीय मुद्रा बाजार के अंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें यह पता चले कि अगले वीडियो में हमें क्या सुधार करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है, इधर तो बात हो गई है वित्तीय संस्थाओं के प्रकार में, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। और राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसको कहते हैं? जो पूरे देश के लिए वित्त की व्यवस्था, प्रबंधन, निर्देशन एवं संपादन का काम करता हो, साख निर्माण का काम करता हो, यह है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। यानी राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के लिए, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के लिए। और अब देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार और एक होता है भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा बाजार में क्या होता है? ये वित्त की व्यवस्था तो करता है, उद्यम व्यवसाय के लिए वित्त की व्यवस्था करता है, लेकिन किस प्रकार? एक होता है अल्पकालीन और दूसरा मध्यकालीन। तो ये अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण की व्यवस्था करता है। तो अल्पकालीन क्या होता है? अल्पकालीन का मतलब होता है 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक में, 1 वर्ष के अंदर चुकाने का करार करते हैं। और मध्यकालीन क्या होता है? ये होता है 1 वर्ष से ऊपर और 5 वर्ष से नीचे चुकाने की बात की जाती है, चुकाने का करार किया जाता है। ऋण को वापस बैंक को करने का करार किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं मध्यकालीन। और भारतीय पूंजी बाजार में दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था की जाती है, और वो एक बड़े पैमाने पर होता है, जो कि भारी उद्योगों के लिए, जिसके उत्पादन में कम से कम 7-8 साल का समय लग जाता हो। 7-8 साल तक वो स्थापित ही होता रहेगा, उसके बाद उत्पादन करेगा। तो खैर, आज हम लोगों को मुख्य रूप से बात करनी है भारतीय मुद्रा बाजार के क्षेत्र, भारतीय मुद्रा बाजार के क्षेत्र के बारे में बात करनी है। भारतीय मुद्रा बाजार के 2 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? भारतीय मुद्रा बाजार के 2 क्षेत्र हैं। कितने? 2। याद हो गया? भारतीय मुद्रा बाजार के क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। एक होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र किसको कहते हैं? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सबसे पहले तो आरबीआई का नियंत्रण होता है। वो आरबीआई के अंडर काम करता है, आरबीआई के दिशा निर्देशन पर, मापदंड पर और उसकी निगरानी में काम करता है ये संस्था। ये वित्तीय संस्था आरबीआई के दिशा निर्देशन पर, आरबीआई के निगरानी में और आरबीआई के मापदंडों के आधार पर जो वित्तीय संस्था काम करता है, अपने संस्था का संचालन करता है, तो उसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मुद्रा बाजार का संगठित क्षेत्र। भारतीय मुद्रा बाजार का संगठित क्षेत्र कहते हैं। फिर से सुनिए, संगठित क्षेत्र किसको कहते हैं? जिस क्षेत्र पर, जैसे देखिए, संगठित क्षेत्र में इसमें वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इस संगठित क्षेत्र में कौन कौन सा बैंक है? यानी कि जितने भी सरकारी और गैर सरकारी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक है, यूको बैंक है, कैनरा बैंक है, आपका विदेशी बैंक है, और आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एचएसबीसी है, नाबार्ड है, बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जितना भी बैंक है, ग्रामीण बैंक भी, ये सारे बैंक और प्राइवेट बैंक जैसे कोटक महिंद्रा, और कौन कौन सा बैंक है, ये जितने भी बैंक है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो या विदेशी हो, उसको हम लोग
भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखे हैं, और इस संगठित क्षेत्र पर आरबीआई का कंट्रोल और कंट्रोलिंग पावर होता है, लगाम आरबीआई के हाथ में होता है। यानी इस तरह से हम लोग समझते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार का वो क्षेत्र जहां पे आरबीआई का नियंत्रण, आरबीआई का दबदबा, आरबीआई का रोब, आरबीआई का वर्चस्व जिस संस्था पर हो, यानी आरबीआई अगर जो कहता है उसी के मापदंड दिशा निर्देशन पर काम करना होता है, और आरबीआई उसकी काम की देखरेख करता है, उसके काम के देखरेख करता है, उसकी निगरानी में होते हैं। कोई अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। अगर मनमानी कर रहा है तो उस पर ये शिकंजा कसता है। यानी कुल मिला के ये बात हुई कि भारतीय मुद्रा बाजार का संगठित क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पे आरबीआई का नियंत्रण हो, उसे हम भारतीय मुद्रा बाजार का संगठित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मुद्रा बाजार का संगठित क्षेत्र है। ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ये वित्तीय संस्था में राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ये जितने भी हैं, ये सब, इन सब से ऊपर भी एक बैंक है, उसका नाम है आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। यानी अंग्रेजों के जमाने में ही हो गई है, अंग्रेजों के जमाने में हो गई है। तो ये सबका नियंत्रक है। ये जितनी भी संस्था है, भारतीय मुद्रा बाजार हो, अल्पकालीन ऋण वाला क्षेत्र हो, मध्यकालीन ऋण वाला क्षेत्र हो, दीर्घकालीन ऋण वाला क्षेत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन इन सब के ऊपर आरबीआई है, देश का केंद्रीय बैंक है। ये सारे, ये आरबीआई के नियम के अनुसार चलता है। आरबीआई जो नियम बनाएगा उसी नियम पर सारे बैंक को चलना पड़ेगा। लेकिन अब भारतीय मुद्रा बाजार का दूसरा क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र कहते हैं किसको है? वैसे क्षेत्र पे को कहते हैं जिस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है। आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी वो आरबीआई के नियंत्रण से बाहर काम करता है। लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं। कौन होते हैं? ये छोटे मोटे लोग होते हैं, और इसका ना तो रजिस्ट्रेशन होता है ना कुछ होता है, बस उसके पास पैसा है, वो लोगों को लेन देन करना शुरू कर दिया, इसलिए इस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं है। और ये वैसे लोगों को वित्त की व्यवस्था एवं प्रबंधन करता है जो बड़े बैंकों में, जिस संगठित क्षेत्र के बैंकों तक उसकी पहुंच नहीं होती है, औपचारिकताएं नहीं होती है, वो बैंकों से ऋण नहीं ले सकता है, क्योंकि बैंक ऋण तभी देगा जब उसके पास ऋण चुकाने की क्षमता होगी। बैंक तो पहले देखेगा ना, हम जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा हमारा वापस कैसे आएगा। ना तो इसकी नौकरी है, ना इसके पास 10 बीघा जमीन है, तो फिर हम वापस कैसे लेंगे? अगर ये पैसा देने से असमर्थ हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो बैंक इसको, ऐसे व्यक्ति को पैसा नहीं देता है। और दूसरी बात, ये संगठित क्षेत्रों से ऋण लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा समय अधिक लग जाता है, लेकिन ये असंगठित क्षेत्र में ब्याज दर तो अधिक लगता है। असंगठित क्षेत्र में ब्याज दर तो अधिक लगता है, लेकिन तुरंत ऋण मिल जाता है। यहाँ पे छोटे मोटे किसान, छोटे छोटे व्यवसायी, या फिर छोटे लोग जो कि 10,000, 20,000, 50,000 तक के ऋण की आवश्यकता होती है, तो यहां से तुरंत मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसका ब्याज दर काफी उच्च होता है। जैसे हमारे सरकारी बैंक में 13% होता है, संगठित क्षेत्र में 13%, 11%, 12%, 13%, 14% तक लग जाता है। लेकिन ये असंगठित क्षेत्र में लगभग 36% ब्याज लेता है, और प्राइवेट बैंक लगभग 18% ब्याज लेता है। जाइए आप बजाज फाइनेंस में,
मोटरसाइकिल लीजिए, कुछ लीजिए, कार लीजिए, आपको 18% इंटरेस्ट लेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना इंटरेस्ट ले रहा है, वो लोग खुल के बताता ही नहीं है। लेकिन ये जो संगठित क्षेत्र है, इसका हर चीज ओपन रहता है, आप इसके साइट पे भी जाके देख सकते हैं। आप कुछ एक बॉन्ड पेपर देगा, उसमें हर चीज लिखा रहेगा, इसके साथ पारदर्शिता होती है। लेकिन ये असंगठित क्षेत्र के साथ कोई पारदर्शिता नहीं होती है, इसके साथ सीधे अधिक ब्याज दर, लेकिन आसानी से मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे कर्जदारों के लिए ये असंगठित क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है, काफी सहयोग करता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है, आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक चीज और बता देते हैं कि ये राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं है ना, इसमें भारतीय मुद्रा बाजार है जो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देता है, वित्त की व्यवस्था एवं प्रबंधन करता है, निर्देशन भी करता है। तो इसमें अल्पकालीन में ब्याज दर उच्च होता है, जितना कम समय के लिए आप बैंक से ऋण लेते हैं उसका ब्याज दर काफी उच्च होता है, और मध्यकालीन ऋण इस अल्पकालीन ऋण की तुलना में उसका ब्याज दर कम होता है, और दीर्घकालीन ऋण उसमें तो और कम होता है, बहुत कम नहीं होता है लेकिन 1% आधा % कम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।